हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द आवर यूट्यूब चैनल केपी लर्निंग पॉइंट। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड इन उत्तराखंड। आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपने प्रदेश में इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे पूरे वर्ल्ड वाइड में, आप देखेंगे कि क्या इमेज बन के जाती है इंडिया की। क्या इंडिया जो है एक ऐसा स्टेप लेने जा रहा है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है पूरे देश में लागू करेगा। क्योंकि ये जो है आप बोल सकते हो कि ये छोटा-सा प्लेटफ़ॉर्म है, लेकिन जो इंडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, तो उसमें क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, क्या कॉम्प्लिकेशंस सामने को आएँगे, तो इस वीडियो में उसको पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के तरीके से और एक जनरल नॉलेज की पर्सपेक्टिव से भी, अगर आप इससे अवेयर होना चाहते हैं। तो जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को हम जो बोलते हैं हिंदी में समान आचार संहिता। तो यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है कि जो जितने भी नागरिक होंगे पूरे देश में, वो सिविल मामलों में उनका जो रहेगा सेम अधिकार रहेगा, चाहे वो मैरिज के मामले में हो, चाहे वो डाइवोर्स के मामले में हो, इनहेरिटेंस यानी कि प्रॉपर्टी जब रहते हैं, प्रॉपर्टी के बारे मामले में, अडॉप्शन या सक्सेशन, इस मामले में सबके ऊपर जो रहेगा सेम कानून अप्लाई होगा। अभी तक जो था वो नॉर्मली आप देखेंगे रिलीजन के हिसाब से रहा करता था कि यानी कि सिविल लिबर्टीज के हिसाब से कि हिंदूज को जो हिंदू के राइट्स गवर्न करेंगे, मुस्लिम्स को जो है मुस्लिम्स के राइट्स गवर्न करेंगे और जो क्रिश्चियंस को है वो क्रिश्चियंस के राइट्स गवर्न करेंगे। तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इसको एंड कर दिया है, जिसमें उन्होंने सबके लिए एक सेम कानून बना के रखा हुआ है कि जो भी होंगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन उनके लिए सेम एक ही कानून होगा। ठीक है? तो जैसे कि आप मान सकते हैं कि एप्लीकेबल टू द ऑल सिटीजन्स रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और कम्युनिटी, किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन से वो तालमेल हो, उनके लिए सबके लिए एक कानून होगा। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ना इंडियन आप देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल 44 में आता है। आर्टिकल 44 और जो आर्टिकल 44 है वो डीपीएसपी में आता है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जिसका मतलब होता है कि ये जो प्रिंसिपल है यानी कि जो ये आर्टिकल है, ये गवर्नमेंट जो है इसको अप्लाई कर सकती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट इसे अप्लाई नहीं करेगी तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि इसको आप जो है इम्प्लीमेंट कीजिए, गवर्नमेंट को फोर्स कीजिए। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि उत्तराखंड ही क्यों? काफी टाइम से ये जो न्यूज़ है ना काफ़ी टाइम से चल रही है, लेकिन उत्तराखंड ने इसको क्यों इम्प्लीमेंट किया है? बाकी स्टेट ने क्यों नहीं करा? देखिए, उत्तराखंड जो है बीजेपी ने जो है वहाँ पे 2022 में जो चुनाव हुए थे, तो उनका जो इलेक्शन का मुद्दा था मेन इसी पे आधार पे था कि हम जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएँगे। तो उन्होंने जो एक अपना इलेक्शन का जो है उसको बात को पूरी किया है कि 22 में जो उन्होंने प्रॉमिस किया था उसे पूरा किया है। और फर्स्ट स्टेट है आफ्टर इंडिपेंडेंस जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई किया है। गोवा जो है, गोवा में जो है पहले पोर्तुगीज़ थे। पोर्तुगीज़ के टाइम से ही पहले एक वहाँ पे कानून होता था यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि वहाँ के प्रोटोकॉल में जो था पुर्तगाल में वो रूल पहले से था, तो गोवा उसका पार्ट था, तो वहाँ पे ऑटोमैटिकली अप्लाई हो गया था। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट टाइम किसी स्टेट ने जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई किया है। और जो ये मूव है ना, ये एक नॉर्मली आप तरीके से बोल सकते हैं एक पायलट मूव होगा, यानी कि फर्स्ट स्टेप है। तो बाकी स्टेट्स भी जो है ना इसको धीरे-धीरे अप्लाई करेंगे। अब जब चुनाव आ रहे हैं आप देख रहे होंगे धीरे-धीरे, अभी दिल्ली में चुनाव है, फिर हरियाणा में चुनाव आएँगे, बिहार में चुनाव आएँगे, तो वहाँ पे भी जो ये मुद्दा धीरे-धीरे उठेगा कि हमें भी यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए। नॉर्मली अगर आप देखेंगे कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, एक बार में अगर सपोज़ कीजिए वो नहीं लेकर आ पा रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेकिन स्टेट्स जो है आपस में खुद लाना स्टार्ट कर दे। जैसे अभी गोवा में आप देखेंगे कि ये पहले से है, अब उत्तराखंड हो गया है। अब सपोज़ कीजिए 2-3 स्टेट्स और आ जाते हैं, जैसे बिहार आ जाता है, हरियाणा आ जाता है, ठीक है? राजस्थान आ जाते हैं, जिनमें अभी आप देखेंगे ना इलेक्शन अगले 2-3 साल में है, अगर वो स्टेट्स में भी अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात उठ जाती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी पूरे नेशन के लिए ये अप्लाई करने के लिए। और ये बीजेपी गवर्नमेंट का जो है आप देखेंगे कि ये मैनिफेस्टो में उनमें लिखा हुआ था कि वो जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है पूरे देश में लागू करेंगे, क्योंकि आर्टिकल 44 में मेंशन है, तो आर्टिकल 44 को जो है वो पूरे उसमें करेंगे कि कानून एक बना के लेकर आए। अब इसके हम प्रोविजंस देखें ना, तो इसके प्रोविजंस आप देखेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ना किसी पर्टिकुलर एक धर्म के खिलाफ नहीं है। नॉर्मली आप देखेंगे जो इसके क्रिटिक्स हैं वो ये बात करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये मुस्लिम्स के खिलाफ है या माइनॉरिटीज के खिलाफ है। तो आप अगर इसमें देखेंगे कि इसको सबका जो फ़ायदा है ना, फ़ायदा जो है आप देखेंगे कि हिंदू रिलीजन को भी थोड़ा बहुत हो रहा है, मुस्लिम्स को भी फ़ायदा हो रहा है, क्रिश्चियंस को भी फ़ायदा हो रहा है और घाटा भी तीनों को हो रहा है।
ठीक है? क्योंकि कुछ-कुछ जो इनकी मान्यता थी वो इनको खत्म करनी पड़ेगी। आप सपोज़ कीजिए आप किसी भी धर्म में से शादी कर सकते हैं, ठीक है? किसी भी पर्सन से मैं शादी कर सकता हूँ, तो हिंदू धर्म में एक वो रिवाज होता है, अगर मैं किसी से भी शादी कर सकता हूँ, तो हिंदू में होता है कि कास्ट जो रहता है, यानी कि कास्ट के बाद हम वो जो देखते हैं अ, गोत्र जो रहता है कि नॉर्मली कास्ट का भी रहता है, गोत्र भी रहता है कि अगर सेम कास्ट के हैं लेकिन सपोज़ कीजिए गोत्र मिल रहा है तो शादी नहीं कर सकते। लेकिन यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड में ऐसा कुछ नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हिंदुओं को थोड़ी-सी दिक्कत होगी। वहीं पे मुस्लिम्स का जो है मुस्लिम्स का नॉर्मली आप देखेंगे वहाँ पे पॉलीगैमी का जो लेके मुस्लिम्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है वहाँ पे कि एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकते। ठीक है? तो ट्रिपल तलाक इसमें सब चीज़ आ जाती है क्योंकि डाइवोर्स का भी इसमें इंक्लूडेड होता है। अब आप देखेंगे कि इसमें अगर यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड में हम देखेंगे की प्रोविज़न्स क्या-क्या अ, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इसको अप्लाई किया तो आप देखेंगे कि मैंडेटरी कर दिया है कि जो भी शादी होंगी ना उसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा और लिव इन रिलेशनशिप ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देख रहे होंगे आजकल काफ़ी ज़्यादा केसेस बढ़ गए थे लिव इन रिलेशनशिप में पार्टनर्स आते थे लेकिन फिर बाद में प्रॉमिस करके धोखा दे देते थे दूसरे को। तो इससे क्या होता था दोनों पार्टनर्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इसका भी रजिस्ट्रेशन के लिए मैंडेटरी कर रखा है और जो शादी की एज है उन्होंने मिनिमम जो कर रखी है मेंस के लिए 21 है और वुमेन्स के लिए जो है 18 है और इक्वल हेरिटेंस राइट्स फॉर सन एंड डॉटर्स यानी कि जो भी आप देखेंगे मेल होगा या फीमेल जो बच्चा होगा उन दोनों को बराबर संपत्ति में अधिकार मिलेगा और अगर कोई बच्चा पैदा होता है लिव इन रिलेशनशिप से तो उनको भी जो मिला जाएगा पूरा उनको प्रॉपर्टी में अधिकार होगा और कुछ प्रैक्टिस इस पे बैन लगा रखा है यूनिफॉर्म सिविल कोड में जिसमें पॉलीगैमी है ट्रिपल तलाक है चाइल्ड मैरिज इस पे पूरी तरीके से बैन लगाया है गवर्नमेंट ने। अब इसमें कंट्रोवर्सी जैसे देखने की बात है कंट्रोवर्सी क्या है इसमें आप देखेंगे कि एडल्ट ऑटोनॉमी एंड प्राइवेसी इसको पूरा आप बोल सकते हो कि इनका अधिकार जो है छीन लिया गया आप लिव इन रिलेशनशिप से अब अडॉप्शन गार्डियनशिप एंड सरोगेसी केस को इसमें ओवरलुक कर दिया गया इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन पेनल्टीज ये भी एक थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि ये क्या प्रोसीजर है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो पेनल्टीज लग सकती है तो ये थोड़ी-सी कंट्रोवर्सी उठ के आ रही है। आप देखेंगे अगर पास्ट केसेस में आप देखेंगे ना हिंदू सिविल कोड जो था 1956 में जो भीमराव अंबेडकर की वजह से लागू हुआ था। बाद में नेहरू जी ने भी उसपे काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी उसे लाने के लिए। तो उसमें यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड में क्या था कि एक कॉमन कानून लेकर आए थे हिंदूज़ के लिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओल्ड कास्ट कि उनको क्या मिलेगा, उनके लिए सब एक कॉमन कानून रहेगा। तो ये बाकी जो कानून था ना, ये तब बाकी रिलीजन्स के लोगों के लिए नहीं आया था, यानी कि पूरे इंडियंस के लिए नहीं आया था, केवल एक पर्टिकुलर सेक्शंस के लिए आया था। तो अब जो है ना यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड ये धीरे-धीरे आप बोल सकते हो कि सभी रिलीजन्स के लिए आ रहा है क्योंकि सब अपने पर्सनल लॉ से गवर्न होते थे, मुस्लिम पर्सनल लॉ से गवर्न होते थे, क्रिश्चियन अपने पर्सनल से लॉ से गवर्न होते थे। हर किसी में पर्सनल लॉज़ में क्या था कि दिक्कत से सामने फेस करनी पड़ती थी। क्योंकि आप देखेंगे कि वो रिलीजन्स जो है वो जो उनके जो कानून थे वो रिलीजन ज़्यादा उनको गवर्न किया करता था, ना कि एक मॉडर्न जो आप बोल सकते हो कि मॉडर्न कानून उनके द्वारा वो गवर्न होते थे। तो इसमें हम अगर देखें इम्प्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा, अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये जो है इम्प्लीकेशन प्रोसेस आप देखेंगे, इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस ये जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने जो है इस कमेटी के अध्यक्ष थे और जो ये हैं ये केरल हाई कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस है। आप ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे कि जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कहाँ के वो हाई जस्टिस है, तो ये जो है केरल हाई कोर्ट के जो है ये हाई जस्टिस है। चीफ जस्टिस है और ये जो नॉर्मली आप देखेंगे कि इसको इम्प्लीमेंटेशन जो प्रोसेस किया गया 72 मीटिंग्स हुई, ठीक है, जिसमें नॉर्मली 2.5 लाख के करीब फीडबैक लिया गया और इसका फाइनल अप्रूवल जो मिला है वो जनवरी में मिला है 2025 में, जिसको लागू कर दिया है अभी 26 जनवरी पे। तो इसका नॉर्मली आप देखेंगे कि जो ये प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को लागू करने के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने क्या किया, एक ऑनलाइन पोर्टल जारी किया है। ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल कैसे है, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कि जो भी सर्विसेज इसमें इंक्लूडेड की गई है, अगर मैं कोई शादी कर रहा है तो इसमें आप रजिस्टर कराएंगे, डाइवोर्स के लिए, लिव इन रिलेशनशिप के लिए या प्रॉपर्टी का जो है बंटवारा हो रहा है तो उसके लिए नॉर्मली इसके लिए एक पोर्टल खोला गया है जिसमें सबके लिए मैंडेटरी कर दिया गया है कि वो करना है और ये जो साइट को आप एक्सेस कर सकते हैं मोबाइल से या डेस्कटॉप से और इसका जो प्रोग्रेस रहेगा, ट्रैकिंग मिलेगी आपको ईमेल और मैसेज के थ्रू कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कहाँ तक पहुँच चुका है। अब इसमें हम एक लार्जर पिक्चर देखें ना कि लार्जर पिक्चर क्या रहेगी कि ये व्हाट डज़ दिस मीन फॉर द उत्तराखंड? उत्तराखंड के लिए क्या है?
अब देखिए यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड जो है ना, आप देखेंगे कि ये मॉडर्न कानून है। इसमें क्या है कि जेंडर इक्वलिटी कानून है, कि न्यूट्रल है, कि आप देखेंगे अगर धर्म के हिसाब से देखेंगे कि जो धर्म के हिसाब से जो कानून चल रहा था, वो नॉर्मली मेंस को ज़्यादा फ़ेवर कर रहा था। फीमेल्स को कम फ़ेवर करता था, क्योंकि डाइवोर्स के केसेस में जो होता कि आप देखेंगे एलिमनी जो है कुछ धर्म में जो है वो नहीं मिल रही थी। ठीक है? आप उसमें नॉर्मली आप देखेंगे कि इसको नॉर्मल कर दिया गया है। जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल जो है ये कानून बनाया गया है, जिसमें जेंडर इक्वलिटी मिलेगी प्रॉपर्टी के बँटवारे के टाइम पे, मैरिज राइट में, और सिविल प्रोसेस को जो है एक स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है कि सिविल प्रोसेस जो रहेंगे उसे जल्द से जल्द सुधारा जाए। उसको जो है आप देखेंगे कि उसके डिसीजन जल्दी से जल्दी लेकर आएँ, और जो ये मॉडल है ना, ये नेशन वाइड मॉडल बन सकता है। कि नेशन वाइड मॉडल कैसे बन सकता है, कि पूरे नेशन में इस मॉडल को लागू किया जा सकता है, कि एक मॉडल तरीके से बन के ऊपर आ सकता है। आप देखेंगे कि कुछ इसमें दिक्कत होगी, लेकिन टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस भी ज़रूर होंगे। जब इंडिया में पूरी तरीके से इस कानून को लागू किया जाएगा, तो इसमें कुछ चेंजेस की आवश्यकता होगी, क्योंकि आप देखेंगे उत्तराखंड का जो है, वहाँ की पॉपुलेशन जो है थोड़ी-सी कम डाइवर्सिटी है, क्योंकि वहाँ पे आप देखेंगे एसटी, एससी जो नॉर्मली आप कुछ ट्राइब्स हो जाती है, जिनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। तो क्या उनको यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड में ऐड किया जाएगा, जब अगर हम नेशन वाइड करके जो है, अगर कोई ऐसा कानून लेकर आते हैं, तो ये थोड़ी-सी दिक्कतें हैं, जिसमें सरकार को जो है ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, कि क्या ज़रूरत है, क्या कैसे करना है, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बहस की आवश्यकता है। लेकिन धीरे-धीरे अगर हम देखें कि अगर स्टेट वाइज़ हम ऐसे कुछ मॉडल्स लेकर आ जाएँ, जैसे अभी उत्तराखंड लेकर आया, गोवा में पहले से था, अगर सपोज़ कीजिए यूपी, बिहार ऐसे स्टेट्स भी लेकर आ जाते, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके लिए काफ़ी ईज़ी हो जाता है कुछ इस तरीके के कानून को पास करना। अगर हम इसमें डिबेट देखेंगे, तो डिबेट जो इसमें सामने उभर कर आ रही है, कि गवर्नमेंट को जो है ना प्रेशराइज़ किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि जो है आप यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को जो है पूरे इंडिया में लेकर आएँ, और क्योंकि पहले से जो है गोवा में ऐसा कुछ कानून चलता हुआ आ रहा है, पोर्तुगीज़ का सिविल कोड जो है पहले से वहाँ पे चलता आ रहा है। देखिए, कुछ में दिक्कत है, जैसे कि एक मैं आपको बता दूँ कि डाइवोर्स केसेस में आप देखेंगे, पारसी इसको में जो थोड़ी-सी दिक्कत आ जाती है, पारसी रिलीजन्स में। आप देखेंगे कि सक्सेशन का जो रहता है, प्रॉपर्टी सक्सेशन का, उसमें क्रिश्चियन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। अगर वहाँ पे अडॉप्शंस में क्रिश्चियंस में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। तो ये कुछ कानून है छोटे-मोटे, कुछ रिलीजन्स में जिनमें दिक्कत है। बड़े अगर आप देखेंगे, बड़े पैमाने पे जो है, सभी रिलीजन जो है वो नॉर्मली इसकी तरफ, न्यूट्रल की तरफ आते जा रहे हैं, जिसमें जो है कॉमन कानून बनाया जाएगा। अब इसमें दिक्कत देने वाली बात जो है, जो पॉलिटिकल ग्रुप्स और सोशल ग्रुप्स है ना, अब इस मुद्दे को लेके वो दोनों एक्सट्रीम उसमें जा सकते हैं, ठीक है? कि अपनी जो पॉलिटिक्स है उसको चमकाने के लिए, कि हम जो है अपने सोशल ग्रुप्स को मजबूत करें। तो ये एक जो है ये बड़ा डिबेट रहेगा, कि इसको गवर्नमेंट जो है कैसे इसको टैकल करती है। और अगर लास्ट में हम देखें कि क्या इसमें से निकल कर आ रहा है, भारत आगे चल के क्या इसमें देख सकता है, तो इसमें ये देखेंगे कि हम क्या इसमें इक्वलिटी प्रमोट होगी, जो हमारे राइट्स है उसका हनन तो नहीं होगा, कि हम केवल यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे किसी का पर्सनल राइट्स को जो है टारगेट कर रहे हैं। ये हमें देखने की बात होगी। और अगर उत्तराखंड का केस जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है, तो ये एक इंडिया के लिए ना, एक आप बोल सकते हो कि मिनी स्टेप होगा, कि अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो पूरे इंडिया में उसको लागू कर सके। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको ये वीडियो बनाई थी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जल्दी आपसे एक नई वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।